वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो डिस्कस करेंगे हम सीटेट सीडीपी का पोर्शन 30 क्वेश्चन का। तो ये लेवल फर्स्ट रहेगा और जिसको जो आपके आंसर है उसे मैच कर लीजिएगा। सीधे आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के जो छात्र होते हैं, जो उनकी भ्रांतियां होती है, जो उनके कंफ्यूजन होते हैं, उन पर हमें ध्यान केंद्रित करना है और सहज अनुमान को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन में हतोत्साहित है तो आप जो है उनको कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उन पर उनकी जो गलतियां होती है उन्हें हमें ध्यान देना है, साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहित करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, व्यक्ति का जो हाथ है और जो उसकी आंखों का जो वो इस्तेमाल कर रहा है उसमें कोई भी तालमेल नहीं बन पा रहा है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है अपने शरीर के साथ में, यानी कि अपने जो उसका बॉडी है उस पर कंट्रोल नहीं है, इस वजह से उसका जो है हाथ डिसबैलेंस हो रहा है, कह सकते हैं। ठीक है, तो उसे डिस्ग्राफिया यानी कि उसे लेखन में प्रॉब्लम है, तो इसे हम कहेंगे गति समन्वय वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया यानी कि लेखन प्रॉब्लम, तो उसे लिखने में प्रॉब्लम होती है इस तरीके के, अगर वैकल्य उसमें है तो। बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जब बच्चे डेवलप होते हैं तो उसमें कौन सा कथन सही है। क्योंकि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो मल्टीपल होता है, बहुआयामी होता है और बहुदिशात्मक होता है, यानी कि उसके शरीर में विकास हो रहा है, उसके मस्तिष्क में विकास हो रहा है, उसके गुणों में विकास हो रहा है। ठीक है, उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसी वजह से बहु दिशात्मक उसका डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है जिसको हम सेफ्लोपोडल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सेफ्लोपोडल का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में चलता है और एक व्यवस्थित तरीके से ये चलता है, तो इसके बारे में जो हम बात कहेंगे तो वही कहेंगे, इसका एक व्यवस्थित क्रम होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वेलिन क्रम विकार से जूझ रहे, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको कौन सी सावधानी रखनी है या फिर कौन सी प्रभावी रणनीति आपको अपनानी है, तो जरूरी होता है कि उनका फोकस बना रहे। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्हें क्या रखे, उनकी जो दिनचर्या है वो थोड़ी सी अनुमानित रखे, यानी कि थोड़ा सा मेंटेन करके चले। अगर वो जरा सा भी उनको डिस्टर्ब होता है किसी भी रीजन से तो वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों का उदाहरण है। प्राथमिक कक्षाओं में जब हम छात्रों को क्या कराते हैं, शिक्षण कराते हैं, तो प्रमाणिक शिक्षण कार्य यानी कि बेहतर, तो कौन सा रहेगा। तो अवधारणा को हमें क्या करना है, दैनिक जीवन में लागू करना, या फिर परिभाषाओं को एक वर्ग का याद रखना, या फिर जानकारी को याद करने के लिए देना, या फिर नोटबुक में जो है उत्तरों को जो है उतार लेना। नहीं, आपको क्या करना है, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको वो दैनिक जीवन में लागू कर पाए, तभी आपका जो शिक्षण कार्य है वो प्रमाणिक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब आप दूसरों के साथ संवाद करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चा दूसरों के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो इस इरादे से, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन ना करने के इरादे से खुद से जोर से बात करता है। बच्चे ऐसा अक्सर करते ही हैं, करते कि नहीं करते, दूसरों से बात नहीं करेंगे, खुद से बड़बड़ाएंगे, खुद से बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कथन है वो वाइगोत्स्की की थ्योरी से है, तो वो इसको क्या मानते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये सामान्य है और एकदम प्राकृतिक है, इसमें किसी के कहने या फिर जो है दिखावा कुछ भी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो छात्र है, छात्रों को रचनात्मक समाधान खोजने की आवश्यकता होती है। तो आपने क्वेश्चन दिया कि संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या है, क्या इसमें बच्चा कोई अलग ढंग से कोई विचार सोच पाएगा, नहीं, जो उसके विभिन्न प्रकार है वो याद करेगा, आपको सुना देगा। दूसरा, संज्ञा की परिभाषा बताए तो वो किताब में से पढ़ेगा, आपको बता देगा। आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करते हैं, बिल्कुल से पता है कैसे करते हैं, वो बता देगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन दे दिया कि आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य में से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे, है ना, तो उसे सोचना पड़ेगा, उसे एक रचनात्मक समाधान इसका सोचना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है।
संयुक्त विकास का सिद्धांत है, ठीक है? जेडपीटी का सिद्धांत है। तो जेडपीटी में आपको जो है पढ़ने को मिलता है, जेडपीटी क्या कहता है? जेडपीटी कहता है कि जो उसकी किसी काम को करने की वास्तविक संभावना है और जो आपकी उसको जब आप मदद करते हो, जब वो उस काम को उस स्तर तक जो है कर पाता है, ठीक है? उस दोनों के बीच के क्षेत्र को आप जेडपीटी कहा गया है, ठीक? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। यानी आप वो खुद से जो अपना काम कर पा रहा है और एक मदद के माध्यम से जो जिस महारत को उसने हासिल किया है, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? जेडपीटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन क्या मानता है? जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो रचनात्मक का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको बच्चे से आप जो है उसका असेसमेंट कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? तो ये एक रचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो क्या वो पक्षपाती और व्यक्तिपरक होता है? नहीं, ठीक है? सीखने के लिए प्रतियोगिता आवश्यक है इसलिए हम कराते हैं? नहीं। केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि देते हैं? नहीं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन मानता है, ठीक है? सिर्फ ये नहीं कि आपने जो है टेस्ट पेपर बनाया और जो है बच्चों को दे दिया, आप ऐसे भी कुछ एक्टिविटी करें जिसमें बच्चे भी शामिल हो, ठीक है? तो तभी उसको रचनात्मक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 गढ़ी वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो इन्वेंटेड स्पेलिंग है, जो फ्री एक्सप्लेनेशंस है, वो क्या करते हैं? वो प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है? कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ए और आर इसमें दोनों सही हो जाएंगे। तो व्याख्या भी कहाँ पर है? ए और आर इसमें दोनों ही सही है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग यानी कि कौन सी स्किल का आप प्रयोग करें जिससे जो पारस्परिक शिक्षण है यानी कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है या फिर रेसिप्रोकल टीचिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है? इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाना चाहिए। जब आप रेसिप्रोकल टीचिंग करा रहे हैं यानी कि टीचर बच्चे से सवाल पूछ रहा है, बच्चा टीचर को जवाब दे रहा है या फिर कहो कि हम कई का ग्रुप बनाकर उसमें जो है डिबेट कराते हैं। तो जब इस तरह की हम शिक्षण करा रहे हैं तो उसमें पूर्वानुमान लगाना, सवाल पूछना, स्पष्टीकरण करना, लेकिन रटना उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसमें ये नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालेगा? जब हम इफेक्टिवली किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो बुद्धि योत्तेजक यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक अच्छी जो है एक अच्छी स्ट्रेटजी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है? सादृश्य सोच एनालॉजिकल थिंकिंग भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है। रेस्पॉन्स सेट ये आपका अनुक्रिय समुच्चय ये गलत हो जाएगा। अवधारणा मानचित्रण ये भी एकदम सही है। ये टेक्निक्स है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 14 है सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। बिल्कुल, जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके अलग नहीं किया जा सकता। जो आपने सीखा उसका उसका जो उसको उसको उस सीखने को और उसका जो उपयोग करने का तरीका है ना? उसको क्या अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है, ए भी सही है, आपका आर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 ये है कि महारत लक्ष्य उन्मुखी वाले जो छात्र होते हैं, यानी कि जिसे हम कहेंगे कि जो मास्टरी जिनका गोल होता है मास्टरी अचीव करना किसी भी सब्जेक्ट किसी भी फील्ड में, वो सिर्फ उन्हें परफॉर्मेंस या फिर ग्रेड नहीं लाने हैं, नंबर नहीं लाने, उनसे पास नहीं होना, परसेंटेज से उन्हें मतलब नहीं है, वो तो मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। तो वो जो ऐसे छात्र होते हैं जिनका यही लक्ष्य होता है कि हमें तो जो है किसी भी फील्ड में चाहे सब्जेक्ट हो कुछ भी हो हमें मास्टरी चाहिए, तो वो असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करेंगे या फिर डर और श्रम से प्रेरित
मध्यम लक्ष्य तय करेंगे, या फिर यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करेंगे, या फिर दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं? नहीं। असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य बिल्कुल तय नहीं, हाई लेवल के लक्ष्य वो तय करते हैं अपना, हाई मतलब लेवल का जो है उनका गोल होता है, ठीक है। डर और शर्म से वो बिल्कुल भी प्रेरित नहीं होते हैं, वो यथार्थवादी यानी कि एक्चुअल उनकी जो मतलब वो कैपेसिटी होती है ना? वो उसको उस लक्ष्य को जो है तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता, जिसे हम कहेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि एडीएचडी, जिसे हम बोलते हैं एडीएचडी। तो इसमें जो बच्चा होता है उसकी विशेषता आपको बतानी है। तो प्रतिबंधित और दोहराव वाला पैटर्न, यानी कि वो हर एक चीज को बार बार रिपीट करके वो सीखता है, बार बार रिपीट करके वो याद करता है, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। विलंबित गतिक और भाषा कौशल, उच्च स्तर अवसाद और मिजाज में उतार चढ़ाव, या फिर आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला, ऑनगोइंग पैटर्न, इम्पल्सिव इम्पल्सिव, ठीक है। तो प्रतिबंधित और दोहराव वाली उसकी जो है व्यवहार में आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से वो रेस्ट्रिक्टिव और रिपीटिव बिहेव करता है, बार 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 चीजों को जो है दोहराता है। क्वेश्चन नंबर 17 है समावेशी कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, जैसे मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि उनका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए, पहली बात है, ठीक है। मानकीय अर्थ जहां भी आपको दिखेगा वो आप काट देंगे, ठीक है। लचीला होना चाहिए, और जो निर्देश है वो निर्देश एक समान नहीं होने चाहिए, विभेदित होने चाहिए, अलग अलग के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों की आवश्यकताएं कैसी है, अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 18 है फिल इन द ब्लैंक्स, विकास के उस समय को संदर्भित कीजिए जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है और बाद के जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। कहने का मतलब है कि आप उस समय में हैं जहां जब आप नई कौशल और क्षमता प्राप्त कर रहे हैं और सबसे ज्यादा आप तैयार होते हैं, और बाद के जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड। ये काफी सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाहां तेजी से बढ़ रहे हैं। जब टांग और बाहां तेजी से बढ़ रहे हैं तो आपका जो विकास है, क्योंकि टांग और बाहां का है तो सीधी सी बात है कि आपका केंद्रीय मुखीकरण नहीं, तो ये तो नहीं है, आपका सफेलिकोडल है, क्योंकि आपकी जो टांगे हैं और जो बाहें हैं वो तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। नहीं सॉरी, शीर्षगामी नहीं, समीप दुराभिमुखी, जिसे हम प्रोक्सिमोडेस्टिल कहते हैं, जिसमें टांगे टांगे और बाहों का जो है विकास होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जो जेंडर रूढ़िबद्धता है, यानी लड़का के काम लड़का करेगा, लड़कियों के काम लड़कियां करेंगी, इस तरीके से, तो मतलब एक काम की भूमिकाएं बना दी गई है, एक संरचना ही बना दी गई है, ठीक है। तो रूढ़िबद्धता के प्रभाव को बच्चों के बीच अगर हमें कम करना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब समान होते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा प्रभावी तरीका होगा? तो आपको क्या करना है कि बच्चों के जो विविध जेंडर भूमिकाएं हैं उनसे उनको परिचित कराना है और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है, या फिर यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप उन जो है चीजों को सीख लेंगे, या फिर बच्चे पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप उनको प्रोत्साहित करेंगे। नहीं, जो चली आ रही है प्रथाएं उनके अनुरूप उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना है, ना ही बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री प्रदान करनी है कि लड़कियों की चीज ये होती है और लड़कों की चीज ये होती है, ठीक है। इस तरीके से आप उन्हें प्रभावी तरीका जो माना जाएगा वो ये माना जाएगा कि उन्हें विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराएं, और साथ ही साथ उन्हें अपनी रुचियों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर एक लड़की है वो ये कहती है कि मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ कि मैं भी तो डॉक्टर बन सकती हूँ, पायलट बन सकती हूँ, ठीक है, तो उसे उसका इंटरेस्ट है तो उसे उसमें जो है आगे बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है सार्थक अधिगम। सार्थक अधिगम का मतलब होता है इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण है? भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदता, आप इसे कट कर देंगे,
करने और प्रयोग करने के अवसर, कोई व्यायाम आप उसे जो है उसका जो है जिस चीज़ का बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सके, ठीक है? उसे आप जो है इस तरह का शिक्षण कराएँगे, मानकीकृत पाठ्यक्रम बिल्कुल इसे कट कर देंगे। तो आपका फर्स्ट और आपका जो है थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट एंड जो है थर्ड आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन है, शिक्षिका को पाठ के रूप में यानी कि इसके फोल्डिंग के रूप में यानी कि वो मदद कर रही है किसको? बच्चों को। ढेर सारे उसने संकेत दे दिए, ढेर सारे उसने आलम्बन दे दिया, तो उपलब्ध कराने चाहिए, बिल्कुल कराने चाहिए। जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकारी लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जीन पियाजे नहीं मानते, ये वाइगोत्स्की मानते हैं, ठीक है? तो ये हमारा आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो ए तो सही है लेकिन क्या है? आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति ये होती है कि जो बच्चों को हम नई जानकारी देते हैं, वो पहले से जानते हैं और उनको उसके साथ में जोड़ने के लिए कहा जाए। बिल्कुल सही बात। समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, बिल्कुल। और उन्हें सोचने के साथ-साथ बेहतर याद रखने में भी मदद ये करती है। ठीक है? तो ए भी सही है और जो है आर भी सही है। तो हमारा ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो बाह्य प्रेरणा होती है यानी कि जो बच्चा बाहर से मोटिवेट होता है, वो कहाँ से आती है? सीधी-सी बात है वो दूसरों से ही आती है। और जबकि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, जो इंटरनल मोटिवेशन है, वो किस पर निर्भर होता है? वो व्यक्तिगत होता है, वो अपना होता है, पर्सनल होता है, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों में जो रचनात्मकता होती है उसको हमें पोषित करने के लिए, चिंतन और मनन करने के लिए व्यावहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। तो दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है, एजिमिलेशन का उदाहरण है। एजिमिलेशन का मतलब होता है कि आपके पास में पूर्व जानकारी है, उसमें नई जानकारी आप जोड़ रहे हैं, ठीक है? तो बच्चा क्या कर रहा है कि बच्चा अतिरिक्त पहियों के साथ साइकिल चलाना सीखता है, बच्चा पहली बार अपने जूतों को बांधना सीखता है, बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है, बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर है। तो एसिमिलेशन दोनों जानवर है नहीं, ठीक है? तो बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है यानी कि उसे जो पहले से उसे ज्ञान है, उसमें वो नई जानकारी जोड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या आपके माता-पिता की अनुपस्थिति में फ्रीज़र से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? अगर इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की बच्ची मीरा ने जवाब दे दिया, ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि ऐसा करना मुझे माता-पिता से सज़ा मिलेगी, यानी कि वो उसे चोरी मान रही है और उसे चोरी की जो है सज़ा मिलेगी। तो मैं मीरा की जो नैतिकता है, वो नैतिकता का स्तर कौन-सा है? तो सीधी-सी बात है, वो कौन से में नैतिकता में वो पूर्व परंपरागत में है, यानी कि वो बिल्कुल अभी सबसे छोटी एज में चल रही है। ठीक है? सबसे छोटी एज में चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 28 है, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक विकसित कर लेते हैं। जो संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक विकसित क्या कर लेंगे? तो संवेदी प्रेरक अवस्था में जो बच्चे कौन इसमें मुझे इंग्लिश में देखना पड़ेगा, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है? तो सब इसकी जो खास विशेषता होती है वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, वस्तु स्थायित्व को वो विकसित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक जो वाक होता है, जो इनर स्पीच होती है, वो क्या होती है? वो बच्चों को मदद करती है क्या करने में? उनके जो विचार होते हैं, उनके जो तर्क होते हैं, उसको व्यवस्थित करने में वो मदद करती है, हेल्प करती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 है, छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दोगे? सहयोग को हतोत्साहित करके छात्रों को रटने का पूर्वाभ्यास कराने के लिए प्रोत्साहित करके या फिर क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धन प्रश्न पूछकर। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन सीडीपी पोर्शन के, जिसमें हमने डिस्कस किया
आपके सीडीपी पार्ट को आपके 30 में से कितने क्वेश्चन आपके बनेंगे ये हमें ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।